हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल आपके एजुकेशन पेपर के यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन के पार्ट बी में दिया हुआ है। एंड आपके जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर 2 के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। एंड अदर सब्जेक्ट्स जो हैं जिनके पेपर में रिसर्च पूछी जाती है उनके लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर जो आप पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में भी आपको रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाना होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ नेट एस्पिरेंट्स के ही नहीं, बाकी अदर जिनको रिसर्च की फील्ड में आगे जाना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिसर्च प्रपोजल के क्या स्टेप्स हैं। रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स मैं जो आपको बताऊंगी वो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हर प्रपोजल में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके से स्टेप्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको अपना सेंस ऑफ माइंड यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला स्टेप तो सब में सेम ही रहता है। पहला स्टेप होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी टाइटल। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि टाइटल ऑफ द रिसर्च। सबसे पहले टाइटल ऑफ द रिसर्च आता है। देन आपको याद ये रखना है कि जो रिसर्च का टाइटल है वो कैसा होना चाहिए, है ना। रिसर्च का टाइटल आपका बिल्कुल स्पेसिफिक, क्लियर, कंसाइज वे में लिखा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, है ना, ताकि एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाए कि रिसर्च का टॉपिक क्या है, इसमें क्या काम होने वाला है। देन जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक होता है उनमें ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, मतलब बहुत ही ऐसे वर्ड्स का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो आपका रिसर्च टॉपिक हमेशा क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें वेगनेस नहीं होनी चाहिए। देन सेकेंड स्टेप है आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, टॉपिक डिसाइड करने के बाद आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के से रिलेटेड आप उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देते हैं। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने के बाद आपका इंट्रोडक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही नहीं कि सपोज मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट and emotional intelligence of orphan and non-orphan children। तो ये टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्फन एंड नॉन ऑर्फन चिल्ड्रन। तो ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक इतना क्लियर और कंसाइज है कि आपको समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम आगे क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद जो आपका सेकंड स्टेप है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन। तो ऑर्फन से रिलेटेड आप थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देंगे। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने के बाद जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेट करें। ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक कुछ और कह रहा है, आपका इंट्रोडक्शन कुछ और कह रहा है। तो हमेशा आपका टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, इंटर कनेक्शन होना चाहिए आपस में। जैसे कि आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट भी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। अब आप एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ऑर्फन एंड नॉन ऑर्फन चिल्ड्रन की। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें जो आपके रिसर्च टॉपिक में दी हुई है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए और कनेक्टेड होनी चाहिए, अलग थलग हम इंट्रोडक्शन नहीं दिखना चाहिए। देन आपका थर्ड स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स भी आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए, यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, एग्जाम्पल जैसे कि ये टॉपिक है तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होना चाहिए। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं ऑर्फन एंड नॉन ऑर्फन चिल्ड्रन की, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे इन जो भी हमारे
वेरिएबल्स हैं स्टडी में और जिसके एस्पेक्ट में हम स्टडी करना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना चाहिए। यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसर्च टॉपिक के डायमेंशंस को कवर करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी क्लियर पिन पॉइंटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके रिसर्च टॉपिक से मैच ही ना करें। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पिन पॉइंटेड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड। देन ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद यहाँ पे मैंने नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऐड नहीं किया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आपके टॉपिक में आता है नीड एंड सिग्निफिकेंस। नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या है कि आप जो रिसर्च करना चाहते हैं उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको रिसर्च इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करनी है, और उसकी रेलिवेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आप सोसाइटी को देना चाहते हैं, क्या आप फाइंड आउट करके लेके आएंगे जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये होता है नीड एंड सिग्निफिकेंस। तो नीड एंड सिग्निफिकेंस ज़्यादातर हम ऑब्जेक्टिव्स के बाद रखते हैं, लेकिन जब हम अगर जो हम मोटे तौर पे स्टेप्स की बात करते हैं तो हम स्टेप में नीड एंड सिग्निफिकेंस इंक्लूड नहीं करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पूरी रिसर्च का, इवन रिसर्च प्रपोजल का ही नहीं, होल रिसर्च जो आप करेंगे उसका जिस्ट आपका नीड एंड सिग्निफिकेंस ही होता है कि आपकी रिसर्च से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, क्यों आप ये रिसर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप नीड एंड सिग्निफिकेंस भी ऐड कर सकते हैं, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। देन आपने नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी लिख लिया। उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या है कि जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कितने रिव्यूज किए हैं, मतलब कितनी रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुकी हैं आपके टॉपिक, आपके वेरिएबल से रिलेटेड। तो आप क्या करते हो, रिव्यूज इकट्ठा करते हो। रिव्यूज किस लिए किए जाते हैं? सबसे पहले रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसीलिए किया जाता है ताकि आपको रिसर्च गैप पता चले, है ना, कि पहले जो रिसर्चेस हो चुकी हैं और जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उनमें क्या गैप है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर गैप पता करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ पास्ट में कौन कौन सी स्टडीज हो चुकी हैं वो आपको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करने से ही पता चलता है ना। तो ये इसीलिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपकी जो स्टडी है, सपोज ये जो एग्जांपल मैंने दिया था, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ये आपके वेरिएबल्स हुए, तो वेरिएबल से रिलेटेड आप रिव्यूज करोगे। साथ ही साथ एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में ऑर्फन से रिलेटेड कितनी स्टडीज हुई हैं आप उनसे रिव्यूज ऑफ लिटरेचर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टडी को सपोर्ट मिलता है ना। तो इसीलिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च के लिए। देन आपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कर लिया, उसके बाद आपका आता है हाइपोथेसिस। देन आप बनाते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनती हैं और साथ ही साथ नल हाइपोथेसिस भी बनती हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बेसिस पे ही हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसीलिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बाद ही आपका ये टॉपिक, ये पॉइंट क्या है, हाइपोथेसिस। देन आपने हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आता है आपका मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में ये होता है कि आपका सैंपल क्या होगा, है ना, सैम्पलिंग, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करेंगे, डेटा कलेक्शन, है ना, डेटा कलेक्शन आपका हो गया, कौन सी स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिक्स हो गई आपकी, कौन सा रिसर्च मेथड का यूज करके आप अपनी स्टडी करेंगे, तो रिसर्च मेथड्स हो गए, रिसर्च मेथड्स। तो ये सारी चीजें है ना, वे आपका एक पॉइंट आ गया, वेरिएबल्स को डिफाइन करना, है ना, क्या वेरिएबल्स है आपकी स्टडी में, वेरिएबल्स क्या आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है, क्या आपकी फंक्शनल डेफिनेशन है। तो ये सारी चीजें हम मेथोडोलॉजी के अंदर करते हैं। तो मेथोडोलॉजी में आपका आएगा रिसर्च मेथड, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा कलेक्शन, आप कौन से स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई करेंगे, है ना, आपकी स्टडी में वेरिएबल्स क्या हैं, और वेरिएबल्स में भी
आपकी ऑपरेशनल वेरिएबल्स, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी, आपकी फंक्शनल डेफिनेशन क्या होगी। तो ये सारी चीजें हम मेथोडोलॉजी के अंदर डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन लास्ट स्टेप है आपका लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन। देन आप अपनी रिसर्च को डिलिमिट करते हैं, लिमिट कर देते हैं कि आप अपनी रिसर्च को कितने मतलब सपोज कि ये जो स्टडी है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ ऑर्फन एंड नॉन ऑर्फन चिल्ड्रन। तो अब इस टॉपिक को आप कहाँ तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तो एक सीमित दायरे में रह के ही करेंगे ना। तो आप क्या करते हैं, सपोज आपको लखनऊ सिटी के लिए ही ये मतलब आपको एडजस्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ऑर्फन और नॉन ऑर्फन बच्चों का आपको लखनऊ सिटी के अंदर ही जानना है, या आपको अदर स्टेट्स के अंदर जाना है, या आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी रिसर्च को डिलिमिट कर देते हैं कि मैं इस दायरे से आगे नहीं जाऊंगा, यानी लखनऊ सिटी के बाहर के आप ऑर्फन और नॉन ऑर्फन बच्चे नहीं लेंगे। तो आपने क्या किया, लखनऊ सिटी आपने डिलिमिट कर दिया। दूसरा आपने डिलिमिट किया कि आप सिर्फ ऑर्फन और नॉन ऑर्फन बच्चों को भी लेंगे। तो ये क्या होता है, डिलिमिटेशन होती है। रिसर्च को डिलिमिट करना बहुत जरूरी होता है। देन जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकल के आती हैं, आप उन बेसिस पे आप होल पॉपुलेशन पे उनको जनरलाइज कर देते हैं। तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त इन स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन। थर्ड स्टेप है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी के बाद आता है आपका नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। नीड एंड सिग्निफिकेंस के बाद आएगा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, देन हाइपोथेसिस, देन आपका मेथोडोलॉजी। और मेथोडोलॉजी में ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए ये आपके आ जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट स्टेप होगा आपका लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन। आई होप आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल के जो आपके रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स होते हैं, ज़्यादातर वही रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स आपकी थीसिस में जाते हैं। तो जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड, इस स्टेप से रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको सीक्वेंसिंग करनी है। तो दो स्टेप्स अगर जो आपको याद है, पहला और आखिरी, तब भी आप सीक्वेंस में लगा लेंगे। और अगर जो आपको ये वाले सारे स्टेप्स याद हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान हो ही जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।